सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में विश्व पार्किंसन दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा इसका 11 अप्रैल को। ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया दिवस है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एग्जाम में पूछा था, आप खुद लगाना उस प्रश्न का सही उत्तर। पहले इसको जानते हैं। तो याद रखना ये जो विश्व पार्किंसन दिवस है ये हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि लोगों को पार्किंसन डिजीज के बारे में जागरूक किया जा सके। ये दिन जेम्स पार्किंसन की जयंती पर मनाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस बीमारी के बारे में बताया था। वैसे थीम भी है ब्रिज द केयर गैप। अब पार्किंसन बीमारी की बात करते हैं। ये दिमाग से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें शरीर की हरकतें धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है और इसका जो कारण है वो है दिमाग में डोपामाइन, जो कि एक तरह का केमिकल है, वो कम बनने लगता है। यही केमिकल हमारे शरीर की मूवमेंट यानी कि हरकतों को कंट्रोल करता है। वैसे तो इस बीमारी का पूरा इलाज अभी नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ थेरेपी से, कुछ दवाइयों से। अब देखो, एक बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, पार्किंसन रोग किसके कारण होता है। दिवस तो हमने देख लिया, दिवस पूछेंगे तो आप बता दोगे 11 अप्रैल को, लेकिन ये पूछ रहा है किसके कारण होता है। अब मैंने आपको पूरा समझा भी दिया, अब इसका उत्तर तो आप ही लोग बताओगे। वीडियो को पॉज करो, ऑप्शन पढ़ो आराम से और मुझे उत्तर बताओ, उत्तर क्या होगा। बाकी मैं आपको अप्रैल के अभी तक जो भी दिवस हमने मनाया वो सारे रिवाइज करवा देता हूँ। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस था, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस और अभी हमने पढ़ा 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे भी होता है। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस भी हमने मनाया। तो ये अप्रैल के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो सही उत्तर होगा निजार अमेदी को। तो याद रखेंगे, निजार अमेदी का नाम, अभी इराक के ये नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इससे पहले वो पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे थे, अब वो इराक के नए राष्ट्रपति हैं। एक्चुअली में इराक में नवंबर महीने में संसद के चुनाव हुए थे, तो अब उसी के बाद सरकार बनाई जा रही है, इसलिए अलग अलग पद चुने जा रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, इराक में एक अलग सिस्टम होता है। इराक में अलग अलग समुदायों को साथ लेकर चलने के लिए पावर शेयरिंग सिस्टम होता है। तो इसमें इन्होंने तय किया जैसे कि प्रधानमंत्री जो बनेगा वो शिया मुस्लिम से होगा और जो संसद का जो अध्यक्ष होगा यानी कि स्पीकर होगा वो सुन्नी मुस्लिम से होगा। उसी तरह से राष्ट्रपति जो है वो कुर्द है। मतलब हर बड़े समुदाय को सरकार में हिस्सा मिल रहा है, हर बड़े समुदाय से सरकार में एक व्यक्ति आ रहा है ताकि संतुलन बना रहे। तो अभी जो राष्ट्रपति बन गए उनका नाम है निजार अमेदी। बाकी इराक में आपको लेकर के चलता हूँ, ये रहा मैप में इराक। तो कैपिटल इसकी बगदाद होती है, याद रखना टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है ये बगदाद कैपिटल इसकी। करेंसी इराक की दिनार है। और आप देखोगे इराक में जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो यही है कुर्द, जिसके भी राष्ट्रपति बने हैं। और कई बार ये प्रश्न आता है एग्जाम में, टाइग्रिस नदी किस देश में बहती है, तो इराक आंसर होगा। वैसे याद रखना ये प्रश्न भी आ चुका है एग्जाम में कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता किसे कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो आपको मिलेगी इराक में ही, जिसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। अब प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट वाला प्रश्न था, तो कुछ लेटेस्ट में आपको बताता हूँ नाम जो अभी जिन भी देशों में नए प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बने। जैसे अभी गिनी देश के राष्ट्रपति बने थे मामाडी डोम्बोया, नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटेन बने, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, और ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया मोहताज खामेनेई को। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बने, और म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग, और वियतनाम के नए राष्ट्रपति तो लाम बने थे। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट परीक्षण में किस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। तो आंसर होगा चिनूक। तो अभी गगनयान मिशन के लिए अभी दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट अभी 10 अप्रैल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अब क्या है ये एयर ड्रॉप टेस्ट, मैं आपको बताता हूँ। गगनयान मिशन की पहले बात कर लेते हैं। आप जानते हो ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें हम 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेंगे, 3 दिनों तक वो अंतरिक्ष में रहेंगे, फिर वापस वो धरती पर आ जाएंगे। अब जब वो वापस धरती पर आ रहे होंगे ना, तो धरती पर वो सुरक्षित लैंड कर जाए, उसी के लिए ये एक पैराशूट टेस्ट हम कर रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट।
एक तरह का पैराशूट टेस्टिंग ही है ये। इसमें अभी इसरो ने क्या किया, एक नकली क्रू मॉड्यूल या कैप्सूल बनाया। कैप्सूल और क्रू मॉड्यूल क्या होता है, जिसमें ये अंतरिक्ष यात्री रहेंगे उस कैप्सूल के अंदर। ये लगभग 5.7 टन वजनी है। फिर हमने इस कैप्सूल को चिनूक हेलीकॉप्टर से ऊपर आसमान में ले गए, धरती से 3 किलोमीटर ऊपर, और वहां से हमने इसको छोड़ दिया। फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ऊपर से नीचे आता है, मतलब बिल्कुल असली जैसा हमने सेटअप कर दिया। ऊपर से ऐसे ही गिरेगा जब भी ये अंतरिक्ष से गिरेंगे। और जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा था तो हमने पैराशूट को ओपन कर दिया, ताकि जो कैप्सूल है वो एक साथ न गिरे, धड़ाम से न गिरे, वो धीरे धीरे नीचे आए, ताकि उसके अंदर जो आदमी बैठे होंगे, जो हम 3 लोगों को भेज रहे हैं, वो सुरक्षित रहे। तो बस उसी की टेस्टिंग की गई। भैया वो पैराशूट सही से काम तो करेगा ना, वो सही से खुल तो रहा है ना, ताकि जब वो आराम से धीरे से समुद्र में गिरेगा कैप्सूल, तो हम हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को बचा पाएंगे। मतलब अंतरिक्ष से लौटते समय हमारे जो यात्री हैं वो सुरक्षित रहे, यही इसका उद्देश्य है चेक करने का। अच्छा, जब हम गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे तो कौन सा रॉकेट इस्तेमाल करेंगे? HLVM-3। तो गगनयान मिशन मैंने आपको बताया, ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसमें हम इंसानों को भेजेंगे। वैसे हम 3 जनों को भेजेंगे, लेकिन हमने चुना 4 जनों को है। कौन कौन है वो 4 जने जिनको हमने सेलेक्ट किया है? प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। वैसे इससे पहले हमने एक महिला हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को भी भेजा था ऊपर। उस रोबोट का नाम है व्योमित्र। वैसे आपको याद होगा अभी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अभी मिशन मित्र शुरू किया था, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। और ये जो शुभांशु शुक्ला है ना, इनका नाम अभी 2 कारण से न्यूज में था। एक तो अभी अशोक चक्र सम्मान इनको मिला, उसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले वो पहले भारतीय भी बने थे। एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए थे वो ऊपर। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टरों का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ब्रह्मास्त्र अभ्यास कहां पर किया? तो सही उत्तर होगा राजस्थान में। तो ब्रह्मास्त्र ये एक युद्ध अभ्यास है जिसका आयोजन अभी भारतीय सेना ने किया। कहां पर? राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। और इसमें आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर बोइंग AH-64 अपाचे, इसकी ताकत यहाँ पे दिखाई गई। ये जो अपाचे है ये बहुत खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे हवा में टैंक भी कहा जाता है। तो इस अभ्यास का उद्देश्य था सैनिकों को असली युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार करना, पायलट और ग्राउंड टीम के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाना, तेजी से और सटीक हमला करने की क्षमता बढ़ाना। वैसे इस अपाचे के अलावा यहाँ पे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और रुद्र जो हेलीकॉप्टर है उसने भी हिस्सा लिया। और प्रचंड और रुद्र इन दोनों का निर्माण कहां पर हुआ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ही इनका निर्माण किया है। प्रचंड याद रखना, ये भारत का पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है। और अपाचे तो हमने अमेरिका से लिया है। अच्छा, भारतीय सेना से ही कुछ संबंधित अभ्यास मैं आपको कराता हूँ। एक ड्रोन प्रहार अभ्यास हमने पढ़ा था, भारतीय सेना ने आयोजन किया था अरुणाचल प्रदेश में। दिव्य शक्ति अभ्यास का आयोजन भी भारतीय सेना ने किया था सिक्किम में। अचूक प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में। समन्वय शक्ति 2025 असम और मणिपुर में हुआ था। शियोम प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में। अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास का आयोजन ये राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ था। सबका आयोजन भारतीय सेना ने किया था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा लद्दाख का शेर। तो कर्नल सोनम वांगचुक कौन थे? ये भारतीय सेना के बहादुर अधिकारी थे। उन्हें लद्दाख का शेर कहा जाता था और वे लद्दाख स्काउट्स में थे। लेकिन अभी 10 अप्रैल को लेह लद्दाख में 61 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने 1999 में कारगिल जो युद्ध हुआ था उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी और ये मिशन ऑपरेशन विजय का हिस्सा था। वैसे ये पॉइंट भी ध्यान में रखना कि उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो वीरता पुरस्कार है महावीर चक्र, उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उनकी बहादुरी और नेतृत्व के लिए उनको दिया गया था। अब निधन वाला ही प्रश्न है, तो निधन वाले ही कुछ नाम मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जो इंपॉर्टेंट नाम है वही रिवाइज कराऊंगा। जैसे भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, उनका निधन हो गया, 100 वर्ष की आयु में, महाराष्ट्र से थे। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता था, मुंबई से थी। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ से थे। हिंदी साहित्यकार थे, अभी 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया और इनके ही बेटे हैं तारिक रहमान, जो अभी बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने।
पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे मनोज कोठारी का निधन हो गया, कोलकाता से थे। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्क टली का निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में उनको जाना जाता था। और पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। डेविड जे फार्बर, ये अमेरिका से थे, इंटरनेट का ग्रैंडफादर इनको कहा जाता है, इनका भी निधन हो गया। वीर चक्र से सम्मानित और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक केजी जॉर्ज का भी निधन हो गया। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी थे जिम व्हिटेकर, इनका भी निधन हो गया। आशा भोसले जी के बारे में हमने कल ही पढ़ा था, इनका निधन हो गया पद्म विभूषण 2008 में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको 2001 में, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 में इनको मिला था। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। सारे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति है वो जिनके भी अभी हाल ही में निधन हुए मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस देश की लॉरा कार्डोसो T20 इंटरनेशनल की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई? तो आंसर हो गया ब्राजील। तो नाम है इनका लॉरा कार्डोसो। ये ब्राजील की मात्र 21 साल की तेज गेंदबाज हैं और अभी इन्होंने एक मैच कालाहारी महिला T20 टूर्नामेंट में लेसोथो के खिलाफ खेला था और उसमें इन्होंने सिर्फ 3 ओवर में 4 रन देकर के 9 विकेट ले लिए थे, जिसमें एक रिकॉर्ड तो ये भी बन गया, लगातार 5 गेंदों में 5 विकेट इन्होंने ले डाले। मतलब पूरी की पूरी टीम 13 रनों पर उन्होंने अकेले आउट कर दी। तो जो उनकी टीम है ब्राजील, उसने तो बनाए थे 8 विकेट खो करके 202 रन, और जो सामने वाली टीम थी लेसोथो, वो मात्र 13 रन बना पाई और ऑल आउट हो गए। ये भी एक गजब की बात है। किसके लिए? लॉरा कार्डोसो के लिए या लेसोथो टीम के लिए? इन्होंने भी सबको आउट करके कहा होगा लेसोथो ले बेटा, सबके सब आउट। चलो कुछ स्पोर्ट्स से, खासतौर पे क्रिकेट से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। अभी 12वां ACC अंडर 19 एशिया कप 2025 जो हुआ था यूएई में, पाकिस्तान ने जीता था, भारत को हराया था। पहला ICC वुमेन्स इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 थाईलैंड में हुआ था, थाईलैंड ने जीता, यूएई को हराया। 10वां ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जिसको अभी भारत और श्रीलंका ने मिलकर के होस्ट किया था, भारत ने जीता न्यूजीलैंड को हरा के। अब याद रखना साथ में ये भी जो अगला वाला 2028 में होगा 11वां एडिशन, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। उसके अलावा अभी दूसरा वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, इसको भारत ने जीता, बांग्लादेश को हराया था। और लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड्स के लिए भी नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम किस देश की बन गई? भारत। 16वां ICC अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2026 इसको होस्ट किया था जिम्बाब्वे और नामीबिया ने, भारत ने जीत लिया, इंग्लैंड को हराया। और ये भी एक नाम है, रवांडा की प्लेयर है फेनी उटागुशिमानिंदे, फेनी याद रख लो। अभी T20 इंटरनेशनल डेब्यू पर शतक बनाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। ठीक है, तो ये कुछ क्रिकेट से संबंधित अभी लेटेस्ट प्रश्न थे, हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान में। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, डस्टलिक जो अभ्यास है, डस्टलिक अभ्यास ये किन किन देशों के बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान। अभी 13 तारीख को शुरू हो गया और 25 अप्रैल तक चलेगा। इस बार इसका 7वां संस्करण है। कहां पर हो रहा है? उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान के नमंगन क्षेत्र में। इसका जो पिछला एडिशन था 2025 वाला, वो भारत में हुआ था। एक बार भारत में होता है, एक बार उज्बेकिस्तान में, ऐसे होता है। भारत के पुणे में हुआ था ये पिछली बार। इसका जो पहला संस्करण है ना, वो 2019 में हुआ था। दस्तलिक का मतलब होता है दोस्ती। ठीक है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है दस्तलिक, याद रखना। देखो इसको याद रखना, एक ट्रिक बताता हूँ, ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। जैसे कि डस्टलिक अगर आपसे पूछेंगे तो स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, डस्ट से हम डस्टर याद रख लेंगे। टीचर बोलता है बेटा डस्टर कहाँ है, डस्टर लाके देना। आप अपने दोस्त से कहते हो उठ बे डस्टर दे उधर से, क्या कहते हो? आप नहीं जाते, आप अपने दोस्त से कहते हो उठ बे उठ बे उठ बे उठ बे, और वहां से डस्टर लाके दे। ठीक है, तो उठ बे से उठ बे डस्टर लाके दे। ये ऐसे बिठा लोगे ना आप दिमाग में, तो अभी आपको याद रहेगा, अब हमेशा याद रहेगा आपको। अब मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, तो अभी 2026 में जो भारत ने मिलिट्री एक्सरसाइज की है वो सारी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक धर्मागार्जन अभ्यास हमने पढ़ा था, ये भारत और जापान के बीच में हुआ उत्तराखंड के चौबटिया में। कलारी लीप अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अग्निवर्षा अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलो में।
वज्रघात अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान में ही। लामितीय अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच में हुआ, सेशल्स में। इन सेतु अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ, कहां पर? हिंद महासागर क्षेत्र में, मलक्का जल संधि के आसपास। मिलान अभ्यास भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया था। ये बहुराष्ट्र अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था, विशाखापत्तनम में। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना ने आयोजन किया था राजस्थान में। सागर कवच मॉक ड्रिल अभ्यास भारतीय तटरक्षक बलों ने आयोजन किया था माहे और केरल के तटों पर। उसके अलावा सी ड्रैगन अभ्यास अमेरिका की नेवी ने इसका आयोजन किया था गुआम क्षेत्र में। अमोघ ज्वाला अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था बबीना फील्ड फायरिंग रेंज यूपी। ककाडू अभ्यास का आयोजन, ये बहुराष्ट्र अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन करता है, ऑस्ट्रेलिया में ही। भारत की तरफ से आईएनएस नीलगिरी ने हिस्सा लिया था। और शक्ति द्वीप संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये एक त्रिसेवा अभ्यास है, हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे अंडमान और निकोबार कमान के द्वारा। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही। अभी साइक्लोन अभ्यास भी हुआ था भारत और इजिप्ट के बीच में, कहां पर? इजिप्ट में ही। ठीक है, तो ये अभी तक के सारे हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले उज्बेकिस्तान के साथ हमने डस्टलिक किया ना, तो ये रहा मैप में उज्बेकिस्तान। कैपिटल ताशकंद हो गई है, करेंसी है सोम, प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का फाइनल किसने जीत लिया? तो आंसर होगा जेनिक सिनर ने। हम बात कर रहे हैं मोंटे कार्लो मास्टर्स की। ये याद रखना, पुरुषों का एक टेनिस टूर्नामेंट होता है। अभी 2026 में 119वां संस्करण हुआ। एक तरह से एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट है, ये फ्रांस में हुआ। 1000 टूर्नामेंट मतलब हो गया ये स्कोर होता है, अगर आप जीत जाओगे, कोई खिलाड़ी इसको जीत जाता है तो 1000 पॉइंट उसके बढ़ जाते हैं, जो भी उनका स्कोर होता है, जिसके हिसाब से रैंकिंग उनको दी जाती है, तो ये 1000 उनके स्कोर में काउंट हो जाता है। और अभी ये हुआ था 4 से लेकर 12 अप्रैल तक, इसको जेनिक सिनर ने जीत लिया। इटली के टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने कार्लोस अल्काराज को हराया फाइनल में, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और इस तरह से जेनिक सिनर आप कह सकते हो मोंटे कार्लो में ये उनका पहला खिताब है। और इसको जीतने के बाद उनका स्कोर बढ़ गया और एक बार फिर से वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग उन्होंने हासिल कर ली है। ये जो मोंटे कार्लो मैंने आपको ये जो मोंटे कार्लो टूर्नामेंट है, याद रखना किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो क्ले कोर्ट पे खेला जाने वाला ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, और टेनिस से आपको याद आएगा अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है भाई, साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें पहला वाला भी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, जो हार्ड कोर्ट पे होता है, याद रखना हार्ड कोर्ट पे। इसमें मेन सिंगल जीता कार्लोस अल्काराज ने, जो स्पेन से हैं, और वुमेन सिंगल जीता था एलेना रबाकिना ने, जो कजाकिस्तान की प्लेयर है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 का आयोजन ये कहां पर हुआ? तो ये अभी हुआ बिश्केक, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, यहां पर हुआ। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 6 से लेके 12 अप्रैल तक हुआ था अभी ये। और इसमें भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं, 9 ब्रॉन्ज है। ये 2 गोल्ड कौन लेकर के आए? एक लेकर के आए सुजीत कलकल, पुरुषों की 65 किलोग्राम कैटेगरी में, और इन्होंने यहाँ पे फाइनल में हराया उज्बेकिस्तान के उमिद जोन को। और हमारे दूसरा जो गोल्ड आया है वो अभिमन्यु मडवाल लेकर के आए, पुरुषों की 70 किलोग्राम कैटेगरी में, इन्होंने मंगोलिया के एक प्लेयर को हराया है। तो इस तरह से अगर मेडल टैली भी आप चेक करोगे तो भारत जो है ये 5वें स्थान पर है, मेडल टैली में 5वें स्थान पर है। देखो 2 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 9 ब्रोंज है। और अगर आप पूछोगे पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर ईरान है, जिसने 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 6 ब्रोंज मेडल जीते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अभी आपको याद दिला दूं मैं, अभी जो प्रो रेसलिंग लीग 2026 हुआ था, 5वां एडिशन हुआ था अभी ये फरवरी में, और इसको जीत लिया हरियाणा थंडर ने। किसको हरा करके? दिल्ली दंगल वॉरियर को हरा करके। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है एग्जाम में। प्रो रेसलिंग लीग का भी 5वां एडिशन हुआ था जो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किसी महिला को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा सुसान कोयल। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख आर्मी चीफ बनी है लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल। मतलब 125 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी महिला को ऑस्ट्रेलियाई सेना की कमान सौंपी गई हो। तो नाम जरूर याद रखना, सुसान कोयल नाम है इनका। और सुसान कोयल आप कह सकते हो दुनिया की तीसरी महिला आर्मी चीफ होंगी, क्योंकि इससे पहले नॉर्वे और स्लोवेनिया ने महिलाओं को ये पद सौंपा था। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी सौंप दिया, महिलाओं को सेना का हेड बना दिया। किस महिला को? सुसान कोयल को। कुछ और महिलाओं के नाम मैं आपको बताता हूं जो अभी न्यूज में थे। जैसे मणिपुर की अभी पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी नेमचा किपगेन,
महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार। रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी हंसदा शर्मा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सीआरपीएफ की पुलिस टुकड़ी की लीड करने वाली पहली महिला बनी थी सिमरन बाला। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल सोनाली मिश्रा। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने सोजर्ड मारीजने नीदरलैंड से हैं। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी थी भूमिका श्रेष्ठ। जबकि हमारे देश की भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद कौन बनी? मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से हैं। और राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति बनी थी। ये सभी महिलाएं अभी न्यूज में थी और इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में होने चाहिए आपको। बाकी भैया ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए इनकी जो क्विज है, जो मॉक टेस्ट है, वो आपको डेली मिल जाते हैं अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न क्या पूछा था? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता था? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल जीता था। और भारतीय गायिका आशा भोसले का निधन हो गया भैया। किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? 2008 में। फिर आपसे पूछा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया, 12 अप्रैल को मनाया गया। फिर पूछा आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा शुभमन गिल। फिर पूछा अभी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की भारत में भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा भूमि असमानता है? तो आंसर होगा केरल। फिर पूछा अभी केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई 11 और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाओं को कहां स्थापित करने की मंजूरी दी? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। फिर आपसे पूछा कि पेंगुइन की किस प्रजाति को आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों के रेड डेटा लिस्ट में एंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय घोषित किया गया? तो एम्परर पेंगुइन। फिर आपसे पूछा किस अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत भारत ने वर्ष 2027 के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा किगाली प्रोटोकॉल। और सीबीएसई ने किस कक्षा से नया एआई पाठ्यक्रम शुरू किया? कक्षा 3 से। फिर अगले में पूछ रहे हैं वनतारा विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो जामनगर गुजरात में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। फिर कल आपसे पूछा था किस कंपनी ने भारत में पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड अभी लॉन्च किया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड लिमिटेड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यार आज का आपका होमवर्क प्रश्न